नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान की नाकाम सरकार और बेलगाम सेना, जहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई शाहबाज सरकार सिर्फ नाम की रह गई और इतनी कमजोर हो गई कि वहां की जनता के हित के लिए कोई कदम उठा ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कि जैसे उसने सेना के हाथों में पूरे देश को सौंप दिया है और मुनीर की बेलगाम सेना और सुरक्षा बल बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके तक लोगों की जायज मांगों को गोलियों की आवाज से नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बल लोगों के प्रदर्शन को दबाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करके, आंसू गैस के गोले छोड़कर, कई बार तो गोलियों के दम पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान सरकार से लोग नाराज हैं। आए दिन बीएलए और टीटीपी की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ झड़पें होती रहती हैं और अब एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक की। दावा किया गया कि ये हमले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ठिकानों पर एक तरह से किए गए। तालिबान के अनुसार इन ठिकानों का इस्तेमाल आईएस आतंकी और उनके नेटवर्क से जुड़े लोग करते थे। यानी एक बात तो साफ हो रही है कि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के घर में अब आईएस भी पैर जमा रहा है। हालांकि आतंकवाद को पालना तो पाकिस्तान की पुरानी नीतियों में शामिल रहा है, या कहा जाए कोर नीति में शामिल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर से कैसे एक तरह से लताड़ लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी यूएनएचसीआर में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई और उसके झूठ के पुलिंदों की धज्जियां उड़ा दी। सुनिए जरा। For the record, Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. The only unresolved issue is Pakistan's illegal occupation of Indian territories and their return. Mr. Vice President, Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The ongoing tragedy in Rawalakot, the killing of hundreds of civilians and the brutal crackdown across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are the predictable outcome of a system built on forcible occupation and sustained through repression. Decades of military land grabs, demographic engineering, and the denial of basic freedoms have brought matters to a point where even demands for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. This should surprise no one. An illegal and illegitimate occupation can be sustained only through force. तूने क्या होता है? तूने किया होता, तुम आगे बदमाश है। बदमाश क्या? मैं नहीं बदमाश है। ये क्या रिकॉर्ड लगाई? रिकॉर्ड बंद कर। इसको रिकॉर्ड बंद कर। इसको हाथ ना लगाना, मैं रिकॉर्ड बंद कर। मैं तुझे कह रहा हूँ रिकॉर्ड बंद कर। इसको हाथ ना लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? कमीशन छोड़ो। ये क्या है? ये क्या है? जिस तरह से हालात हैं वो आपने देखा। सबसे खास बात, जिस तरह से अभी परिस्थितियां हैं वो लगातार हम पूरी दुनिया उसकी तस्वीरों को देख रही है। साफ है, शाहबाज सरकार ने चुनाव के समय जिस जनता से वोटों की भीख मांगी, आज उसी जनता को पाकिस्तान की तानाशाह सेना के हवाले कर दिया गया। 10 दिनों से ज्यादा समय से पीओके में लोग अपना हक मांग रहे हैं। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दशकों से लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचार झेल रहे हैं, लेकिन शाहबाज मुनीर को उनकी कोई चिंता नहीं। आप ये समझिए, जिस तरह से लगातार पानी को लेकर हेकड़ी दिखाते हुए पाकिस्तान के तमाम आलाकमान नजर आए और उस पर बड़े स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ही भारत ने उसको हकीकत का आईना दिखा दिया। बड़े सवाल, पीओके में बवाल जारी है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन शाहबाज और मुनीर कहां छिपे हैं? क्या पाक सेना को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के ठिकानों की जानकारी नहीं थी? क्या पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम तालिबान के हमलों को रोकने में नाकाम रहे? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है, आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में है। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। बलोच पत्रकार अहमर वस्तिकान जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। जल्दी पाकिस्तान से खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। अनुज माथुर जी,
पाकिस्तान का हाल झूठ का प्रोपोगेंडा पूरी दुनिया हमेशा से देखती रही, लेकिन अलग अलग मोर्चों पर किस तरह से उसको एक बार फिर हकीकत का सामना हिंदुस्तान के माध्यम से करना पड़ा। जरा बताइएगा कि आखिर ये झूठ का पुलिंदा खत्म क्यों नहीं होता और आईएसआईएस की आखिर मौजूदगी किस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान में स्टैब्लिश हो गई है। जय हिंद नैना, देखिए आपको एक बात बिल्कुल साफ पता होनी चाहिए कि जो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ये पूरा जिस प्रकार से आतंकवाद को पनपाया, पहले तो जन्म दिया फिर पनपाया, उनकी ट्रेनिंग करी और उनसे तो वही का वही हो रहा है। हर बार मैं इस चीज को रिपीट करता हूं नैना, एक बार फिर रिपीट करूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर एक दुनिया का आदमी यही कहता है कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे, बकौल हिलरी क्लिंटन, वही की वही बात है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जितना भी जो आज ताना बाना नजर आ रहा है पाकिस्तान में, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन्होंने पहले स्वयं इस चीज को आगे बढ़ाया, उसको किया। ये खुद मानते हैं कि 30 साल से तो ये मानते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज जो फिर बार बार रिपीट होती है वो यही है कि उनकी स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो वो पॉलिसी को आपको इंप्लीमेंट अगर करना है तो उसके लिए आपको तैयार करने पड़ेंगे लोग, और आज वही लोग हैं। वही सैफुल्लाह कसूरी का भाषण आप याद कर लीजिए, जब ये अब्राहम अकॉर्ड्स की बात चली थी तो उसने क्या कहा था कि मैं इसको भी हलाक कर दूंगा, उसको भी हलाक कर दूंगा, जिसको भी। देखिए, जो पाकिस्तान है वहां पर 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है और बाकी समय इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है। पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक इतिहास में अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये तमाम चीजें बार बार इसलिए बताई जानी आवश्यक हैं क्योंकि उससे आपको बैकग्राउंड का पता लगेगा, और जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उससे बाहर निकलने के लिए आज आप देखिए जिस प्रकार से बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो हर चीज को इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को डिनायल है, उनको रिप्रेजेंटेशन किसी भी चीज में, आप वहां का दोहन जिस प्रकार से हो रहा है, वहां के खनिजों का, वहां की हर प्रकार की चीज का, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अहमद भाई यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से वहां पर लगातार इस तरह की चीजें बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर भी वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक और कोई आतंकवादी संगठन आ जाए जो कि बीएलए से लड़ ले। तो ये मेरा मानना है कि ये जो जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आईएस का यहाँ पर उभर करके आना, जब आप जमीन इस प्रकार की तैयार करेंगे जहां पर कि इस प्रकार की पौध हो सकती है तो वहीं वो पौध बनेगी। और यही वजह है कि आज आप देखें, बिल्कुल, तो यही वजह है नैना, और इसको समझने की आवश्यकता है। और ये बात बिल्कुल नो अनसर्टेन टर्म्स क्लियरली समझा दी गई है। देखिए, ये समझ लीजिए, पूरी दुनिया समझ ले, जो एक्सेशन था 1947 में वो अनकंडीशनल था। एग्जैक्टली सेम डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जो बाकी 563 रियासतों ने साइन किया है, और कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो हमने आज एक बार फिर वहां क्लियर कर दिया। सर, यही तो बात है, लेकिन ये समझ नहीं पाते जी। एक सेकंड और ना, और ये जो हिस्सा आज उनके अवैध कब्जे में है वो इसीलिए है क्योंकि जब वो हो गया तब इनको लगा कि हम अब क्या करें, तो इनकी सेना कबायलियों के भेष में वहां पर आती है और कुछ हिस्से पर कब्जा कर लेती है। तो ये सबको पता, ये इतिहास है, इतिहास को कोई झुठला नहीं सकता, और इतना पुराना इतिहास भी नहीं है कि आपको कोई एस्केवेशन करने की जरूरत है। ये सारी दुनिया को पता है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये बात ठीक है सर। मेरे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सज्जाद बुखारी। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, चाहे बात पीओके हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ पर ये सीमावर्ती एरियाज में क्या हालात हैं। हर बार पाकिस्तान ये कहता रहा कि भाई हम तो खुद विक्टिम हैं आतंकवादी घटनाओं के, लेकिन अफगानिस्तान ने एक बार फिर से उन तमाम अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया। उनका कहना है कि ये वो इलाके थे जो आईएसआईएस के ठिकाने थे। उन चरमपंथी समूहों को एक तरह से टारगेट किया गया जो इस्लामिक अमीरात यानी अफगानिस्तान के एक तरह से बड़े विरोधी तौर पर रखे। हमेशा पाकिस्तान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े फुटप्रिंट्स एक बार फिर से नजर आ गए हैं अफगानिस्तान के हमलों को लेकर। आईएसआईएस की मौजूदगी को लेकर क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।
आपने ISIS के हवाले से जो बात की, तो मैं माथुर साहब को भी चाहूंगा रिस्पॉन्ड करूं, आपके सवाल का भी मैं जवाब दूं। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी ISIS जिसके खिलाफ मॉस्को में 2 समिट हुए, जिसमें भारत ने राय फरार इख्तियार की, और वो 2 जो समिट हुए थे वो स्पेसिफिक ISIS अफगानिस्तान को लेकर थे। अभी अक़वाम मुत्तहिदा की 2025 की तफसीली रिपोर्ट का जायजा लें तो वहां पे मोर देन 20 हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज और शरपसंद अनासिर जो है उनकी मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। रूसी वजारत खारजा और चीनी वजारत खारजा ने इवन के ताजिकिस्तान हुकूमत पर जब हमला हुआ, ताजिकिस्तान पर हमला हुआ, ताजिक TV जो है उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर है और मीडिया की जीनत बनी है कि किस तरह ISIS को ये जो सो कॉल्ड तालिबान रजीम है ये न सिर्फ सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। हामिद करजई ने अपने दौरे इक़्तिदार में अमेरिका पर भी इल्जाम लगाया कि बाकायदा तौर पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए इनको लॉजिस्टिक्स फराहम की जा रही है, इनको पैसा जो है वो दिया जा रहा है। और पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर मुतादिद वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें हमारे वकला पर भी हमले हुए, उन पे खुदकुश हमले हुए, तो वो ISIS ने कबूल किए। और पाकिस्तान ने मुतादिद बार दुनिया को ये बावर करवाया कि जो तालिबान रजीम है ये ISIS को सपोर्ट कर रही है। जहां तक रही पाकिस्तान पर किसी किस्म के हमले की, चाहे वो कुरम एजेंसी है, चाहे वो चागी है, ये सब का सब जो है एक बकवास है। अब कबाड़िए जो है वो भी पाकिस्तान पर आकर हमला करेंगे और कबाड़िए जो है उनकी अभी इतनी औकात हो गई कि अब वो पाकिस्तान के अंदर जो है कार्रवाइयां करेंगे। वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, खवातीन को निशाना बनाते हैं, महिलाओं को निशाना बनाते हैं। उनके इस बकवासियात और इस गैर जरूरी शब्दों का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। सिर्फ एक चीज की मैं वजाहत यहाँ पे करना चाहता हूँ कि माथुर साहब ने अभी कहा था कि ये बड़े वाजे तौर पर, तो ये आप भी कान खोल कर सुन ले माथुर साहब, कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आपके नहीं उस कश्मीर जानते, से लेकर इस आप कश्मीर इतिहास तक नहीं हम आपसे जानते। छीन लें। अगर आपको इतिहास नहीं पता है तो आप कृपया ना बोलें। इतिहास बिल्कुल क्लियर है, कश्मीर किसका है ये सारी दुनिया जानती है। और क्यों है ये भी सारी दुनिया जाए। एक मिनट और हाँ, ये याद रख लें, ये याद रख लें, इतिहास आपको पता नहीं है। इतिहास तारीख में मौजूद है और तारीख में टू नेशन थ्योरी भी मौजूद है। जहां मुसलमानों का आपका है सज्जाद बुखारी, ठीक है, आप इतिहास के तथ्यों की बात करते हैं। देखिए नैना, मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं, जी सर। फैक्ट्स के ऊपर, और ये जज्बात पे बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जज्बात नहीं चलते हैं, तथ्य है, फैक्ट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। और ठीक है, लेकिन सर मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद वो किताबें जो पाकिस्तान में मौजूद हों उनमें नहीं होगा, वो खुद के द्वारा प्रोपेगेंडा क्रिएट करके लिखा गया। एक कांस्टेंट मोड ऑफ डिनायल में हुआ करते हैं, तब इस प्रकार की बातें होती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सज्जाद, मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं कि POK आपका हिस्सा है, कश्मीर आपका हिस्सा है, तो आखिर आप ही के लोग, आप ही के हिस्से के लोग जब रोटियां मांगते हैं तो उन्हें गोलियां क्यों दे देते हैं? जब वो अधिकार मांगते हैं तो उन्हें आखिर क्यों बड़े हमलों के साथ में खामोश करा दिया जाता है? आखिर आपके अगर वो लोग हैं तो इतनी नफरत क्यों है उनके साथ में, इतनी नजरअंदाजगी क्यों है उनकी? मैं जवाब देता हूं आपको। रोटी की अगर आप बात करती है तो गंदम की रसाई जो है वो भी पाकिस्तान, क्योंकि मेरे से इस वक्त सिर्फ कोई 55 किलोमीटर के फासले पर, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ, तो मैं कल भी वापस आया हूँ और कल मैं मुजफ्फराबाद भी गया हुआ था। तो आपको जो है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 200 अरब रुपए सिर्फ सब्सिडी देता है सालाना बजट में अपने कश्मीरी भाइयों को। और कश्मीर के लिए हमने मोर देन 30 पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सब्सिडाइज किया। अरे तो लोग आखिर क्यों सड़कों पर उतर आए? अगर इतना कुछ है, ये तो सारे पेपर पे आंकड़े हैं। पेपर पे तो आपने अपने आप को सबसे ज्यादा, सुनिए ना, पेपर पर तो आपने अपने आप को सबसे शांति प्रिय मुल्क बनाकर रखा है। पेपर में तो आपने अपने आप को सबसे समृद्ध मुल्क बनाकर रखा है। पेपर में तो आपने अपने आप को हर लिहाज से बहुत मजबूत बनाकर रखा है। 2-4 लोग अगर आपके पेरोल पर हैं तो वो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 250 से ज्यादा लोग, अरे आपके लिए चलिए 250 से ज्यादा नहीं, आप बोलेंगे 20 लोग, आपके लिए उन 20 लोगों की जान मायने नहीं रखती। अरे 20 भी छोड़िए, आपके अनुसार से अगर 2 लोगों की भी अगर मौत हुई तो 2 लोगों की जान आपके लिए मायने नहीं रखती।
सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, अगर आप कह रहे सब्सिडी इतनी खुशनुमा माहौल है, अच्छा अमर मस्तिकान जी इतना खुशनुमा माहौल चारों तरफ है, तो आखिर क्यों यूएनएचआरसी के मंच पर हिंदुस्तान को इनको हकीकत दिखानी पड़ती है? आखिर क्यों इनकी आवाम सड़कों पर उतरती है, तस्वीरें भी जुटला देते हैं पीओके बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, और आतंकियों के प्रति इतना प्रेम है उसको भी डिनाइल कर दिया, भाई आईएसआईएस हमारा नहीं है, घर में पालते हैं खुद को। और अहमद जी आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, जब आपके मुल्क का एक ही आदमी स्याह सफेद का मालिक हो, जहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज ना हो, अदलिया जो है आईएसआई के कंट्रोल में हो, प्रेस के ऊपर टोटल पाबंदी लगी हुई हो, और मुल्क को इस तरीके से आज भी फौजी के जनरलों के हाथ में हो, उस मुल्क का बनेगा क्या? वो मुल्क की फ्यूचर नहीं होती है। ये दूसरों के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको अपने गले में झांक कर देखना चाहिए। पाकिस्तान में जिस तरीके से फौजी जनरलों ने आइन का हाल किया हुआ है, ये तो इन सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो ये सो कॉल्ड हुकूमत है वो जाली इलेक्शन के थ्रू आई हुई है। जो उनके असल प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको इन्होंने जेल में डाला हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनको तो आपके इंडिया ने नहीं जेल में डाला, हम बलोचों ने तो इनको नहीं डाला है। इनको जेल में किसने डाला है? इनके जनरलों ने। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनकी एक बात वाज़ेह करूं। देखें, कश्मीर के लोग जो हैं बिल्कुल ही अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स डिमांड कर रहे थे। उन्होंने कोई इतनी बड़ी कोई उनकी सियासी डिमांड्स नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो 12 सीट जो बाहर के इन्होंने रखे हुए हैं, आईएसआई ने कंट्रोल के लिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 12 सीट में से 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आज से 30 साल पहले एग्जैक्टली, मुझे 40 साल हो गए, मैं पत्रकार हूँ, आज से 30 साल पहले इसी 12 सीट के ऊपर कराची से एक इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका नाम था सालिम सलाम अंसारी। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सालिम सलाम अंसारी। उनके बाय जो है मेजर आईएसआई के, आपके धुरंधर फिल्म में था ना मेजर इकबाल, बिल्कुल इसी तरीके का उनका वो लियारी से जाकर लियारी के लोगों को गिरफ्तार करके लियारी के लोगों से जो है पैसे वसूल कर रहा था। ये और वो सालिम सलाम अंसारी ने झूठ की स्टोरी बनाई कि मैं जमाइमा खान को लंदन में डेट कर रहा था। इस किस्म के झूठे घटिया किस्म के लोग असेंबली में कश्मीर के अवाम कहते हैं भाई हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? आपको खत्म करनी चाहिए। नहीं नहीं, इसमें नहीं हो सकता है। आप जो है आइन को आप हटा सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी पे चढ़ा सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर्स को 2 मिनट के अंदर छुट्टी कर सकते हैं। आप जो है हार्ड स्टेट पॉलिसी अपना कर, हमारे खिलाफ आपने हार्ड स्टेट पॉलिसी 80 साल से चलाई हुई है। पश्तूनों के खिलाफ हार्ड स्टेट पॉलिसी अब छोड़कर जाके कश्मीरियों के ऊपर, कश्मीर के 27% नौजवान बेरोजगार, कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिसिटी वहीं से पैदा होती है और कश्मीर तारीकी में डूबा हुआ है। कश्मीर से इलेक्ट्रिसिटी के पैसे सिर्फ 10 पैसे। अरे लेकिन अमर मस्तिकान जी, आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, सज्जाद तो हमेशा ये दावा करते हैं कि पीओके के हिस्से में तो भाई फ्री बिजली दी जाती है, बड़े स्तर पर सब्सिडी दी जाती है, है ना, बहुत फ्री बिजली। मुझे समझ में नहीं आता कि वो बिजली अगर फ्री दे रहे हैं तो पहुंच क्यों नहीं पा रही, इतनी ज्यादा फ्री कर दी है। अच्छा कर्नल मलिक साहब, ठीक है मैं आ रही हूँ सज्जाद, एक मैं रिएक्शन सबका लूँ, लेकिन अच्छा कर्नल मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, पहले हमने देखा पीओके, हमने देखा बलूचिस्तान, हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा, हमने देखा लाहौर, हमने देखा इस्लामाबाद, और चारों तरफ से घिरे हुए। दूसरी तरफ खासतौर से अफगानिस्तान डुरून लाइन के आसपास हम बड़ा विवाद देखते रहे तालिबान का। तालिबानी तो इनके पहले भाई हुआ करते थे, इन्होंने उन्हें पाला पोसा बनाया, और अब जैसे ही वो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे तो इनके लिए परेशानी का सबब। लेकिन तालिबान कह रहे कि वो इनकी नीतियों से और नियत से वाकिफ है, इसीलिए आईएसआईएस के जो फुटप्रिंट्स मिले उन अड्डों को खत्म किया। उन्होंने कहा कि ये एक तरह से हमारे लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे।
उसको दरकिनार कर रहे हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। अगर कुछ है नहीं तो वहां पर मौजूदगी कैसी हो गई फिर? नैना जी, सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार और वंदे मातरम। देखिए, एक बात सुनिए, आईएसआईएस और आईएसआई में ज्यादा फर्क तो है नहीं। इन्होंने आईएसआई तैयार करती है अपने हिसाब से, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने लड़ाकों को तैयार करती है जो कि उनसे खेल खिलवाती है, और वो भी आईएसआई का प्रॉक्सीज बन के काम करते हैं। पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर ये छिपा नहीं है कि पाकिस्तान की क्या कारगुजारी रही है, पाकिस्तान के कहाँ पे कितना इनका एक रोल रहा है। इनकी तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर टेररिज्म है, खुलेआम करते हैं ये बात। और ये जो आईएसआईएस तो आतंकवादी संगठन है, आपने तो आईएसआई की तुलना कर दी आईएसआईएस से। नहीं, वो एक ही है मैम। आईएसआईएस जो है ना, आईएसआई में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। ये लोग वही मेंटेलिटी है, वही जहनीत है, वही काम है, वही इनकी हरकतें हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सुनिए, ये सर तो कह रहे थे कि उन्होंने जो 1947 में अपने वहां पे लोगों को ड्रेस पहनवा के भेजा और वहां पे जो लोकल लोग आए उन्होंने वहां पर मारकाट शुरू की। ये इतने पीछे भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो और आगे आ जाता हूँ। अब कारगिल में क्या किया इन्होंने, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में के लोगों को, वहां की लोकल लोगों की सलवार कमीजें बना के आगे भेजा कि जाइए करिए अपना काम। देखिए क्या होता है, जब अपनी आप कलाकारी दिखाएंगे ना तो आपको रंग तो देखना ही पड़ेगा। कलाकारी दिखाइए अच्छी तरह से, और पूरी दुनिया आपको देख भी रही है। अब मैं बताता हूँ अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान का क्या रहा कि जो तालिबान की जो पहली इनिंग्स थी वो इनके चक्कर में आ गए, और यही कारण था कि हमारा IC-814 यानी हाईजैक किया था उस टाइम के लोगों ने, जो हमने छोड़े थे यहाँ से, अपने हमको छोड़ने पड़े थे मजबूरी में, क्योंकि हमारे लोगों की गर्दन इन आतंकवादियों के हाथ में थी। तो क्या हुआ था उस टाइम, ये सारे के सारे उतर के तालिबान के संरक्षण में, उस टाइम के तालिबान नंबर 1 में, ये पाकिस्तान में गए। अजहर महमूद कहाँ गया, आज भी तालिबान में है। अगर इन लोगों को जरा सी भी ये थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती कि भारत के साथ हम रिश्ते करते, ये कहते कि ये आ गया अजहर महमूद, पकड़ो वापस इसको। लेकिन क्यों? देखिए, जो एसेट्स ये तैयार करते हैं, जिनको तैयार करने में दशकों लगते हैं, कोई भी देश, और पाकिस्तान जैसा एक ऐसा आतंकवादी देश, उसको कैसे अपने हाथ से जो जाने देगा? नहीं जाने देगा, कभी नहीं जाने देगा। इसलिए इन्होंने, दाऊद इब्राहिम है, कराची से लेके पूरे पाकिस्तान में उसको घुमा रहे हैं, टूरिज्म कराते हैं लोग। ठीक है, उसकी लड़की की शादी इनके खिलाड़ी मियादाद के लड़के से शादी हुई। अगर इनको जरा सी भी थोड़ी भी बहुत भारत के साथ इंटरेस्ट होता, संबंध अच्छे करने होते पड़ोसी के साथ, कहां से एंकी पैंकी मालूम है। अब वो ये पूरी नहीं है। डॉक्टर साहब 1 to 1 नहीं, आज आप बहुत कहा मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। दाऊद इब्राहिम की लड़की की शादी जावेद मियादाद के लड़के से हुई है, इन सबको मालूम है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कभी ऐसा कंक्रीट स्टेप नहीं आया कि हम अपने पड़ोसी के साथ एक अच्छे संबंध बनाते हैं, और जितने आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर शरण ले रहे हैं इनको भारत को हैंड ओवर करते हैं। या कभी भी इनकी तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं आया कि चलिए हम मिलकर एक ऐसी एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स बनाएंगे कि जो बिल्कुल को जहां जहां ये टेररिस्ट की खबर मिलती है हम पकड़ेंगे, दकड़ेंगे, मारेंगे लोगों को। कभी नहीं आई। क्योंकि क्या होता, देखिए, प्रॉक्सीज का खेल दुनिया में बड़े देश के प्रॉक्सी छोटे देश हो जाते हैं, और जो टेररिस्ट स्टेट होते हैं उनके प्रॉक्सीज आतंकवादी हो जाते हैं। अफगानिस्तान की नंबर जो 2 इनिंग्स आई, जब उन्होंने और अमेरिका को छोड़ के भागना पड़ा वहां से अपने साजो सामान हथियार के साथ, तो उस गवर्नमेंट, उन लोगों ने ये रियलाइज किया कि अगर तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया था, याद है ना सर? आपके डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया था। अपने को स्थापित करना है तो उनको वैसे ही स्थापित करना पड़ेगा। यानी यार मुझे बात कर, जो आपके रेस्क्यू किया था डिप्लोमेट्स को, मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको। नहीं, आप अपने टाइम पे जवाब दीजिए ना, अपने टाइम पे जवाब दीजिए, मैं बात पूरी कर लूं। मैं हाँ, जो मैं भी बात कह रहा हूं बात कर रहे हो, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने ये रियलाइज किया कि देखिए उन्होंने पहली बात तो ये है कि ये महसूस किया कि कौन उनके सच में उनके खैरम ख्वाह है, कौन उनको निश्चित रूप से बैकस्टैबिंग कर रहे हैं। यही बात करते हुए उन्होंने भारत से नजदीकी बढ़ाई, और ये नजदीकी पाकिस्तान को कभी भी सहन नहीं हो रही है। अब पाकिस्तान तो खुलेआम कहते हैं, वहां का बच्चा कहता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। जहां पे ये पढ़ाई जाती हो बात, उनके जहनों में ये डाली जाती है कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें गजवाए हिंद करना है, तो जाहिर सी बात है वहां प्रेम प्रलाप की बातें करना एक बड़े बेवकूफी वही बातें हैं। तालिबान ने अपना स्टैंड बदला, क्योंकि ये चाहते थे कि तालिबान 1 इनके हाथों में खेला जैसे तालिबान 2 भी वैसे ही खेले, और ऊपर का एरिया जो कि इनका जो गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर हमारा थोड़ा सा क्लोजनेस पड़ती है अफगानिस्तान के साथ, ये लोग चाहते थे कि वो वाले स्टेक से, वो वाले सेक्टर से तालिबान हमको परेशान करे, इधर से पाकिस्तान के आतंकवादी परेशान करे, और भारत उसी में उलझा रहे। तो अफगानिस्तान ने ये सारी चीजें मना कर दी, और ऊपर से क्या हुआ, भारत ने इस चीज को रियलाइज किया, और जबकि तालिबान वहां नहीं था, हामिद करजाई
सरकार थे, उनके सक्सेसर थे, तो हमने वहां पे जितना भी वेलफेयर का और कंस्ट्रक्टिव काम किया है लोगों ने सराहा, और लोगों को ये लगा कि उनके जीवन में तो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो कौन सा देश पहचान रहा है। सज्जाद, आपको वेलफेयर के काम मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में वाकई नहीं आते। वेलफेयर के काम आखिर किस रूप में आते हैं? आप जिन्हें जी बात नहीं, मेरा तो नहीं कहना है। ठीक है, ओके, नहीं बात पूरी कीजिए सर। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जब आपको ऐसे चैनल पे आके बात करनी होती है तो आपकी बातों में ना थोड़ा सा एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अगर वन साइडेड बात करेंगे, मैं गलत कह रहा हूं क्या? मेरी वहां पे बिया तो 4 साल तक रही और वहां से लेकर 216 तक ईरान बॉर्डर तक उन्होंने वहां पे जाके रोड बनाई, और रोड ऐसी है कि जिस पे 4 लेन भागे चले जाएंगे आप। वहां के लोगों को पानी दिया, छोटी छोटी नहरों से निकाल के उनके खेतों तक पहुंचाए, ये गलत बात है। पार्लियामेंट हाउस बनाए जहां पे तालिबान बैठ के सारे अपने रूल फैसले लेता है, ये गलत बात है। हमने वहां हॉस्पिटल बनाए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बच्चों का आज भी चलता है वहां पे, तो क्या ये गलत बात है? हमने उनकी एजुकेशन के लिए पैसा दिया, क्या गलत बात है? हमने कोविड की दवाइयां दी, क्या ये गलत बात है? हमने उनके हर चीज जो थोड़ा ब्रेक पे पैर रखें ताकि मैं भी बात करूं। अगर वो हमको प्यार करने लगे, प्रेम करने लगे तो हमारे बताइए सर, जवाब ले लेते हैं सज्जाद। सबसे पहले जो है साइकोलॉजी में एक बीमारी होती है, जैसे इस्लामोफोबिया है ना, इसी तरीके से है मुनीर फोबिया, ISI फोबिया, क्योंकि इन्होंने उसको भी ISI के साथ जोड़ दिया है। तो जिस चीज का खौफ तारी होता है आपके नफ्सियात पे, आप पे जिसने नफ्सियाती बर्तरी हासिल कर ली होती है, तो उस खौफ में मुब्तला होकर आपके शब्द जो होते हैं उन्हीं अल्फाज की अदायगी करते हैं। तो पहले तो मैं उसको बता दूं आपको कि मुझे पता है कि ISI की जो ठुकाई है उसने आपको काफी परेशान किया। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपने साइकोलॉजी की बात कही है, सुनिए ना, मैं आपको एक और बीमारी का शब्द बता देती हूँ, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, जिसे आदत होती है बात बात पे सिर्फ चोरी करने की, बिल्कुल चोरी करने की। कभी चोरी कर लेते हैं आप कश्मीर के एक हिस्से को, कभी आप शांति चुराने की कोशिश करते हैं, कभी आप लोगों का निवाला चुराने की कोशिश करते हैं, अब कभी कभी तो ट्रॉफी चुराने की कोशिश करते हैं। मैंने सोचा आपने साइकोलॉजी की बात की तो मैं आपको क्लेप्टोमेनिया की भी याद दिला दूं, बात पूरी कीजिएगा। साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं, ठीक है, अरे जुबान का अंतर है, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिएगा, लेकिन शब्द तो समझिए, नियत समझ लीजिए। ज्यादा इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, मैं समझ गया, मेरी बात आप समझ रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे हो, आपको तमीज नहीं है। साहब आपको तमीज नहीं है, नीचे कैसे बात करते हैं आप? मेरे साथ पंगा नहीं, आप मेरे साथ पंगा ना ले, अपनी उम्र का ख्याल रखें, अपनी उम्र का ख्याल रखें। मैं आपकी उम्र का बहुत एहतराम करता हूँ, ख्याल रखता हूँ। तमीज, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, सेना में रहिए तो थोड़ा सा एहतराम करें। आप भाषा पर नियंत्रण रखें अपनी। पंगा नहीं लेगा मतलब क्या है आपका? चैट करते रहते यार, मैं और नैना आपस में चिट चैट करते रहते हैं, आप फजूल में ना आके बीच में इंटरप्ट करें। वो मेरा और नैना का मामला है, हम दोनों ब्रॉडकास्टर्स हैं। आप एक ऐसे फौज के अफसर से बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको शिकस्त दी थी, और मस्ती बिठाया हुआ है, आपकी शिकस्त खोड़दा फौज है, वायलेशन की है बैनुल अक़वामी कवानीन की। आपको पता है ये BLA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BLA पर पाबंदी लगी हुई है बैनुल अक़वामी। TRT की कल आपने रिपोर्ट पढ़ी है? अरे सज्जाद, आपको मस्ती खान जी की मस्ती से भी आपत्ति है, आपको यहाँ पर अनुज माथुर जी का जो एक्सपीरियंस है आप उनकी उम्र के तौर पर कह रहे हैं। मैं बताऊं, वो उन्होंने आपके जैसे मेरे जैसे जाने कितने लोगों को असलियत की तस्वीरें दिखाई है पूरी दुनिया में, है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अनुज माथुर जवाब दे नहीं सके, आज तक मेरे सवाल का जवाब दे नहीं सके। 10 मई 6-7 मई का तो जितना उन्होंने पढ़ा हुआ है वो मुझे पता है। वो 10 मई 7 मई 6 मई का आप शब्दों से खेलेंगे, शब्द वो फैक्ट से खेलते हैं, आप बातें घुमाते हैं। आपके सवाल का जवाब आप अपनी सेना से मांगे, आ जाती है, आप रेस्क्यू करने आ जाती हैं अपने मेहमानों को। और ये देखिए अभी इनको रेस्क्यू करने भी जहाँ पर फंसते हैं ना, मैं आपकी भी फेस सेविंग करने के लिए बीच में आ जाती हूँ, आपको समझ में नहीं आता। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में कहीं, देखिए UNHRC के मंच पर तो एक तरह से थू हो ही रही है, मैं चाहती हूँ इंडिया डेली के मंच पर भी कम से कम थोड़ा फेस सेविंग, मैं बीच में रेस्क्यू के लिए आपकी भी आ जाती हूँ। ये जो उधमपुर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, माथुर साहब, उधमपुर के लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, और जो आपकी एयरफील्ड जो तबाह हुई थी, जो पाकिस्तान ने 6, 7 और 10 मई की बिलखुसूस रात को, एक मिनट, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ये कोई भी प्रोटेस्ट, इनको एक मिनट सज्जाद बुखारी, उधमपुर, आपको पता ही नहीं है उधमपुर कहाँ है, आपको पता ही नहीं है उधमपुर कहाँ है, उधमपुर कश्मीर में है, आपको पता कुछ नहीं है। आपको, आप अपना नॉलेज ठीक कर लीजिए, पढ़ के आइए, यहाँ पर बेइज्जती मत करवाइए अपनी। उधमपुर जो है वो, और आप कुछ
आपको कुछ नहीं पता। आप जाकर के नूर खान एयरपोर्ट देख लीजिए, आप जाकर के किराना हिल देख लीजिए, आप जाकर के अपने 318 किलोमीटर दूर जाकर के हमला हुआ है वो देख लीजिए, आपके सारे एडी एसेट्स खत्म कर दिए वो देख लीजिए। आप क्या बात कर रहे हो यार, इतना बुरी तरह से हारने के बाद इतना क्लॉबरिंग। नैना, द ओनली वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब ऑपरेशन सिंदूर इज द क्लॉबरिंग। क्लॉबरिंग उसी की वजह है कि वो पूरे टाइम लगातार बढ़ाने अपना उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जब आपको पता होता है, आप किसी भी अपने सैनिक से जाके पूछें 136 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार किसने दिया, खुद जाकर के चेक कर लें। बिल्कुल 100 लोगों की शव यात्रा में आपके सैनिक, आपके 100 लोगों की शव यात्रा में जनाजे में कौन गया, 100 लोगों के जनाजे में कौन गया? सारे आपके सैनिक, सारे आपके जितने भी यहाँ आतंकवादियों के अड्डे के सरदार हैं वो गए। आप क्या बात कर रहे हो? आपका देश सैफुल्लाह कसूरी को माला बनाता है इन्फेंट्री बटालियन में बुला करके। आपको पता होना चाहिए, आप बोलने से पहले सोच लें कि कितना झूठ किस तरह से बोल सकते हैं और कितना गलत आप बोल सकते हैं, कितनी गलत बयानी कर सकते हैं। आपके अपने प्रधानमंत्री का डायलॉग है कि रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया असीम मुनीर साहब का, मैं स्विमिंग कर रहा था 2:30 बजे, और ये उन्होंने खुद कहा है। और उस समय उन्होंने कहा कि नूर खान पे हमला हो गया, नूर खान पे हमला हो गया। आप क्या बात कर रहे हो यार? मैं एंजॉय कर रहा था। सज्जाद बुखारी, आप अपने ज्ञान को बढ़ा करके फैक्ट्स लेकर के आया करें यहाँ पर। अपनी बेइज्जती करवाने का शौक ज्यादा है तो बात अलग है। सारे फैक्ट्स हैं आपके, किस प्रकार से वहां पर नुकसान पहुंचाया गया। सब फैक्ट्स को ही तो मिस फैक्ट्स की तरफ लेकर जाएंगे ना, सब मिस फैक्ट्स की तरफ तो यहीं पर ही लेकर जाएंगे। अनुज जी, मैं आ रही हूँ मैं मिस फैक्ट्स की तरफ, लेकिन अच्छा यहाँ पर कर्नल मलिक भी कुछ कह रहे थे। कर्नल मलिक साहब, आप उनको फैक्ट तो बता रहे थे, लेकिन जरा इस बात के बारे में भी बताइएगा कि ISIS और ISI का किस तरह से अब कनेक्शन हो गया है। पाकिस्तान में किस तरह से बड़ी पैठ ना सिर्फ ISIS की है, ISI की तो है ही, ISIS की भी है। नैना जी, अभी इनका 4 दिन पहले ना बजट पास हुआ है। अच्छा। उस बजट के अंदर इन्होंने अपने रक्षा बजट में 17% का इजाफा किया है। और वो 17% इसलिए हुआ है कि इनकी पूरी आर्मी को पैसा चाहिए है, क्योंकि पहले पेमेंट रुके पड़े हैं। चाइना ने भी एक बार दिखाया है, इनको चट्टा दिखाया है कि पहले थोड़ा पेमेंट कर दो, थोड़ा बहुत तो दे दो, 100 में से 2 रुपए तो दे दो, या बिल्कुल ही सब कुछ फ्री में ले जाने का रहता है। खैर एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, ISIS और ISI एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पैसा साइफन होकर डेडिकेट होता है ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, पैसा उनके पास जाता है और सज्जाद की पॉकेट में भी थोड़ा बहुत आता होगा। जाहिर सी बात है, तभी ये गद्दी पर गदगद रहते हैं, खुश रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि टर्की के दुनिया के सबसे बेहतरीन, और टर्की ने इनको भारत छुड़ा होके, टर्की ने इनको चोरी छुपे सैकड़ों बैरक कर दिए थे। बैरक्टर ड्रोन वो ड्रोन है जो ईरान के ड्रोन से भी ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, और एक भी क्रॉस नहीं कर पाया। ऊपर के ऊपर सबके हुए को छुल्ले उड़ा दिए। मिस्टर सुनो सर, मिस्टर ठुकाई सुनो, बॉर्डर के ऊपर छल्ले बना दिए हमने, धुएं के छल्ले बनाए। और PL-15 लेके आए थे ना, उसका बच्चे खेल रहे थे, उनको बच्चों को रोका गया, बच्चों मत उठाओ। दूसरी बात, सुन तो लो, और जो मिलियंस ऑफ डॉलर थे, अभी तो बताया सर ने 318 किलोमीटर दूर मारा है, और एक कितना भी छुपा लिया वहां मारा है। उसके ऊपर आपके प्रधानमंत्री फजर की नमाज पढ़ रहे थे, फजर की नमाज के टाइम पे वो दौड़े गए। नहीं, मेरी बात सुनो, स्विमिंग कर, हमने नहीं मांगा। अरे तुम भागे गए, तुम्हारा DGMO भागा गया, उसके जूते खोले। अरे सुनो, अमेरिका के जूते खोले तुम लोगों ने, यदि किसी तरह भारत को रोकिए। सुनो ब्रह्मोस, स्पेलिंग याद कर ले डॉक्टर साहब, स्पेलिंग याद कर लो ब्रह्मोस की स्पेलिंग याद कीजिए। दुनिया में पुरानी बात हो गई है। 40,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और तुम 40,000 आतंकवादी एक्सपोर्ट करने में लगे हो। ठीक है, तुम्हारा काम है हर चीज को डिनायल करना, एक झूठ को 100 बार दोहराओ ताकि वो 10 बार तो सच लगे। लेकिन हम इसको कुछ कह रहे हैं, यही तो बात है सर, यही तो बात है, फिर भी समझ नहीं पाएंगे। अमर मस्तिकान भी कुछ कह रहे हैं, मैं सज्जाद का रिएक्शन लूंगी फिर। जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि ये पंजाबी जिहादी जल्लादी
फौज के हामी इंतहाई ज्यादा मेरे ख्याल में बेशर्म लोग हैं। इनके आगे उस फौज के अफसरान बैठे हुए हैं जिनके आगे इनके 93,000 लोगों ने इनके पाक इस्लाम की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ था। 93,000 इनके पंजाबी जिहादी जलादी फौजियों ने हथियार फेंके, पतलूनें इनकी निकाली गई पलटन मैदान पर, और ये आज जो है इतरा रहे हैं। इनको कोई शर्म नहीं आती है। जब भी इन्होंने कोई गड़बड़ की है, भारत के तरफ से इनको अच्छी तरीके से चपेड़े पड़े हैं, लेकिन देखें इनके जो है ना, इनके नसों में खामखा की हेरिडिटरी तौर पर पता नहीं अंग्रेज नहीं, क्या, लेकिन उसके बाद में भी उसके बाद में भी समझ में आया है क्या सज्जाद? मैं बोलती हूँ कई बार देखिए, कई बार ऐसा लगता है पाकिस्तान तो गलतियों का पुलिंदा हो गया। कई लोग होते हैं गलती करके सीखते हैं, समझते हैं, लोगों की आवाम की परेशानी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की वो नीयत क्यों नहीं है? अच्छा नैना, मैं चाहूंगा मुझे कुछ 40 से 45 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दें तो मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा दूंगा। हमारे यहाँ कोयटा में, क्योंकि मैं कोयटावाल हूँ तो पश्तून हूँ, तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक बड़ा मशहूर वाकया है। एक महफिल में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक नादान बंदे से, क्योंकि इंसान आपको पता है बड़ा आजिज है, उससे गलती से जो है थोड़ा सा गैस का इखराज हो गया। उसने कोई इर्रेगुलर डाइट का इस्तेमाल किया था, तो उससे एक छोटी सी साउंड पैदा हुई। जब वो साउंड पैदा हुई तो उसने क्या किया? पता है सज्जाद, आपकी मुझे समझ में नहीं आता। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के भी आप इस तरह की बातें, जब फैक्ट की बात होती है तो घुमाना आपको बहुत अच्छे से आता है, मिसगाइड करना आपको बड़े अच्छे से आता है। आप अपने दर्द की जो मर्ज है, मुझे लग रहा है कि आप उसकी दवा खुद लीजिए एक बार। पाकिस्तान के मर्ज की भी दवा आप जरा निकालने की कोशिश कीजिए, तो आपके सारे दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी। दुनिया के पटल पर हिंदुस्तान को आपको आईना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त इतना ही था मेरे पास में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। आप हमें लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।